चलिए आज एक नया टॉपिक और पढ़ते हैं स्केलेटोमस्कुलर रिलेटेड, जिसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया। तो हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले बात जान लेते हैं कि ऑस्टियो मीन्स क्या होता है। ऑस्टियो मीन्स होता है बोन और मलेशिया मीन्स होता है सॉफ्टनेस। क्या होता है? सॉफ्टनेस। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन। अब डेफिनेशन हम जानेंगे। देखिए कि ऑस्टियोमलेशिया इज डिफाइंड एज रेयर बोन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द विटामिन डी डेफिशिएंसी। किसके कारण से? विटामिन डी डेफिशिएंसी रिजल्टिंग टू डिकैल्सिफिकेशन। किसके कारण से हो रहा है? डिकैल्सिफिकेशन एंड सॉफ्टिंग ऑफ द बोन। जो कैल्शियम का क्या हो रहा है? डिकैल्सिफिकेशन हो रहा है, जहाँ पर बोन का कैल्शियम का स्टोरेज नहीं हो पा रहा। किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण से हो रहा है। तो ये हमें क्या कहलाएगा? ऑस्टियोमलेशिया का नाम दिया जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लियर हुआ। अब हम आगे और बात करेंगे इटियोलॉजी की। किसकी बात करेंगे? इटियोलॉजी की। अब देखिए, मैंने वैसे तो आपको ऊपर क्लियर ही कर दिया था कि इटियोलॉजी में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इटियोलॉजी में हम लोग क्या है, जैसे लैक ऑफ एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेस, विटामिन डी सिंथेसिस। अगर एक्चुअली में क्या होता है, जब रेज आती हैं अपनी बॉडी पर, तो स्किन क्या करती है अपने अंदर, जो स्किन पर जब रेस पड़ती है तो आपकी फैट को कन्वर्ट कर देता है, फैट को सिंथेसिस करके विटामिन डी में एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ा देता है। इसके अलावा एंटी कन्वर्सन ड्रग्स हैं, इनकी वजह से भी ये कंडीशन पैदा हो सकती है। ठीक है, जीआई माल एब्जॉर्प्शन, जिससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से ना हो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सटेंसिव बर्न, अगर कोई बर्न हुआ हो तो फ्लूइड लॉस की वजह से भी कैल्शियम का लॉस हो सकता है। क्रोनिक डायरिया, लगातार डायरिया है तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो अब भी होने के चांसेस है कैल्शियम पर। ठीक है ना। मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है फीमेल्स में, क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया के कारण। इसके अलावा किडनी डिजीज है, किडनी के फिल्ट्रेशन है, प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से ये कारण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इसके अलावा एक्सेसिव लॉस ऑफ कैल्शियम लॉस, जैसे सिलिक डिजीज में, बिलियरी डिजीज ऑफ या क्रोनिक पेरिंकाइटिस है, इस तरह की में क्या होता है? सबसे ज़्यादा कैल्शियम का लॉस होता है। ठीक है ना। या कोई जीआई की सर्जरी हो तब भी ये कंडीशन में होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम पैथोफिजियोलॉजी की। ठीक है ना। पैथोफिजियोलॉजी में हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे तो वैसे आप जीएनएम के बच्चों को पैथोफिजियोलॉजी पहले फिर भी समझने के लिए हम क्या है, थोड़ा अंडरस्टूड करेंगे कैसे होता है, उसको हम पढ़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी। सबसे पहले क्या होना है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी। उसकी वजह से क्या होगा? कैल्शियम का इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। कैल्शियम से विटामिन डी एब्जॉर्प्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। जिस विटामिन डी की एफिशिएंसी के कारण से क्या होगा? इंटरफेयर विद द नॉर्मल मिनरलाइजेशन एंड एक्टिविटी एंड इनसफिशिएंट कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन। इससे क्या होगा? जो नॉर्मल मिनरलाइजेशन हो रहा है उसमें बोन्स के अंदर, वो क्या इंटरफेयर होगा और उससे इनसफिशिएंसी आ जाएगी। किसकी? कैल्शियमफिकेशन की। बोन्स में कैल्शियम की कमी आने लगेगी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो सॉफ्टनेस ऑफ बोन बढ़ जाएगा, सॉफ्टनेस होने लगेगी, कैल्शियम की कमी आने लगेगी। तो इस तरह से और थोड़ा सा इस तरह से क्या होता है? ये होने लगता है। नेक्स्ट और बात करें हम लोग साइन एंड सिम्टम की या क्लिनिकल फीचर की बात करेंगे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए, आपको पता है कैल्शियम की वजह से क्या हो रहा है? सीधा कैल्शियम की वजह से क्या हो रहा है? सॉफ्टन क्यों? कैल्शियम के हार्डिंग काम करती है, बोन्स को मजबूत प्रोवाइड करती है। एक तो बोन्स कैसी हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, सॉफ्ट हो जाएगी।
फ्लैटन होने की भी चांस है, बेंड होने के भी चांस, क्योंकि सॉफ्ट है तो बेंड होने के सबसे ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या होगा, सॉफ्ट होगी तो वो जल्दी से बेंड होगी, बेंड होने से फ्रैक्चर होने के कारण भी बन जाता है। इसके साथ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्चर होने के चांस है, वही पैथोलॉजिकल, मतलब पैथोलॉजिकल किसी डिजीज कंडीशन के कारण से हो रहा है फ्रैक्चर, दैट इज कॉल्ड द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी होने के चांसेस बढ़ जाता है। जैसे जैसे क्या होगा, अब बोन सॉफ्ट होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे करके वो टर्न होगी, कहीं पर भी हुआ तो ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ साथ बॉडी के अंदर अदर भी सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे फटीग होने लगेगा, बहुत ज़्यादा फटीग हो, कैल्शियम मलाइस आएगा, बोन्स पेन होगा, ठीक है, बोन्स पेन होगा। इसके साथ साथ में हो सकता है कि टेंडरनेस भी बढ़ने लगे। क्या होगा, टेंडरनेस भी बढ़ने लगे। क्यों बढ़ने ठीक है ना, बढ़ने लगेगी। और देखिए, अगर इसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो वॉक है वो वॉक पे नहीं चल पाएगा, मतलब चल नहीं पाएगा, न घूम पाएगा, क्योंकि उसकी बोन्स कैसी होगी, सॉफ्ट, अपने वजन को, अपने वेट को वो उस बोन्स पर नहीं रख पाता। इससे क्या है, फ्रैक्चर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ और बात करें कि वो चेयर्स पर लो बैक पेन होगा, इसके साथ मसल्स बहुत प्रोग्रेसिव मसल धीरे धीरे वीक होते हैं, और साथ साथ में वेट लॉस भी होने लगेगा। क्या होगा, वेट लॉस भी होने लगेगा। साथ साथ में काइपोसिस, स्पाइन जो स्पाइंस होती है उसमें क्या होता है, एक तिरछापन आ जाता है, उसे कहते हैं काइपोसिस, ठीक है, टेढ़ापन आ जाता है, जिसे कहते हैं काइपोसिस होने लगता है। और फ्रैक्चर जो है वो डिले हीलिंग होगी, फ्रैक्चर नहीं, बहुत लेट हीलिंग होगा, इसकी वजह से ये कारण हो सकता है। चलिए और हम बात कर लेते हैं, मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, शायद समझ में आ जाएगा आपकी। देखिए ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें क्या हो रहा है, इसकी बोन्स एकदम टर्न हो गई है, उसको सपोर्ट नहीं ले पा रहा, वजन नहीं से अफोर्ड कर पा रहा, तो इस तरह का फ्रैक्चर, इस तरह का ऑस्टियोमाइलिसिस होने की संभावना बढ़ती है। अब इसके लिए हम जांचेस क्या कराएंगे, सबसे पहले बोन्स की डेंसिटी पता लगाएंगे, कितनी डेंसिटी है, बोन्स की डिमिनरेशन क्या है, उसकी क्या है, उससे पता लगाएंगे डिमिनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है, उस तरह की पता लगाएंगे। इसके साथ में बोन बायोप्सी कराएंगे, जैसे कोई अगर इन्फेक्शन है, किसके कारण से हो रहा है वो पता लगाएंगे। इसके साथ साथ में सीरम कैल्शियम फास्फोरस लेवल का भी पता लगाएंगे, कितना रिड्यूज है, कितना क्या है। इसके साथ में एल्कलाइन फास्फेट का लेवल भी हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। जिससे एल्कलाइन फास्फेट की मात्रा बढ़ रही है तो इसका मतलब कैल्शियम की मात्रा घट रही है, एल्कलाइन फास्फेट की मात्रा घट रही है तो उस हिसाब से वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात आते हैं डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, आपकी समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट में सीधा सा है विटामिन डी क्या कर रहा है, कैल्शियम का और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, और एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है तो कैल्शियम फास्फोरस क्या है, बोन्स के अंदर बढ़ रहा है तो बोन्स हार्ड हो रही है, तो इस तरह का फ्रैक्चर। तो सबसे पहले विटामिन डी लेना है, ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा अधिक लेनी है, ठीक है, विटामिन डी लेंगे तभी कैल्शियम का मात्रा। विटामिन D3 जिसमें कोले कैल्सीफेरॉन होता है, विटामिन D2 लेते हैं जिससे, ठीक है ना, इस तरह की कंडीशन लेते हैं जिससे विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। इसके साथ में कैल्शियम साल्ट भी ले सकते हैं हम लोग, कैल्शियम साल्ट मतलब कैल्शियम की गोली टाइप की आती हैं, इस तरह का यूज ले, फास्फोरस सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके साथ साथ में जिनमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम मात्रा होती है, एग यूज कर सकते हैं, लो फैट मिल्क यूज कर सकते हैं, मिल्क में सबसे ज़्यादा कैल्शियम प्रोटीन पाया जाता है तो लो फैट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ में फिश भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और स्रोत है आपका जो कह सकते हैं रिसीव हो सकता है सनलाइट क्या है, एक्सेसिव आपके विटामिन डी की मात्रा बढ़ाने में सक्षम होता है, जिससे क्या कहता है 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कन्वर्ट कर देता है विटामिन डी में, जो विटामिन डी क्या करता है आपका उसको कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन में, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन में सहायता देता है। इसके अलावा एक्सेसिव अगर वेट बियरिंग हो रही है तो उस पर एक्सरसाइज करें, ठीक है। ऑर्थोपेडिक अगर डिफॉर्मिटीज हो रही है तो उसको ऑस्टियोटॉमी या सर्जन को उसको बताएं जिससे पता लग जाएगा। देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट में आप लोग क्या करेंगे, सबसे बेस्ट असेसमेंट करेंगे, क्योंकि असेसमेंट पर के हमें क्या पता लगेगा, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगेगा। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए असेस फॉर बोन
फॉर बोन पेन इन द लो बैक एंड एक्सट्रीमिटी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट कि बोन्स में किस तरह का पेन है, किस इंटेंसिटी का पेन है, लो बैक एक्शन में क्या पेन है, किस वो असेस करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट क्या रहेगा कि उन जो आपको पता है सॉफ्टनेस ऑफ बोन हो रही है कि अब ये पता लगाएंगे असेस फॉर फ्रैक्चर, कोई फ्रैक्चर वैक्चर तो नहीं हो गया, इस तरह की कंडीशन को हम पता लगाएंगे। साथ साथ में हम लोग ये पता लगाएंगे कि ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टिंग डिजीज, जैसे कोई और डिजीज तो नहीं, जैसे माल एब्जॉर्प्शन डिजीज तो नहीं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, डाइटरी हैबिट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो चीज़ इन्फॉर्मेशन पता लगाएंगे। साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, नोट द स्केलेटल डिफॉर्मिटीज फिजिकल एग्जामिनेशन, उसकी स्केलेटल डिफॉर्मिटीज हैं उसको नोट करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा करेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम्स उसकी बॉडी के अंदर है। नेक्स्ट है, इसके लिए देखिए आकर हम जब बात करें तो जनरल अगर बात करें तो पेन को रिलीव करेंगे, पोजीशन सही पढ़ाएंगे, एनाल्जेसिक प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा जो आप उसके बॉडी इंप्रूव करने के लिए उसको ट्रस्ट दिलवाएंगे, रिलेशनशिप, उसको पेशेंट को एनकरेज करेंगे, बॉडी उसकी जो उसको प्रॉब्लम है उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे, उसकी बॉडी इमेज है उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। इसके में उसकी स्ट्रेंथ को भी एनकरेज करेंगे, उसको धीरे धीरे करके क्या करेंगे, टॉक करने के लिए उसको अलाउ करेंगे, जिससे सिमिलरली वो पेशेंट का अपने आप को एक मोटिवेट होके उस तरह से क्या है मैनेज कर सके। तो इस तरह से आपका ये ऑस्टियोमालाइसिस मलेशिया हो गया, ठीक है ना, मलेशिया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, इसके अलावा हम इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस है। नर्सिंग डायग्नोसिस आपको पेन देखिए, एक्यूट पेन रिलेटेड टू टेंडरनेस एंड पॉसिबल फ्रैक्चर। तो पहले जो आपने अपने असेसमेंट के अनुसार क्या पता पेन प्राप्त हुआ, तो एक्यूट पेन रिलेटेड टू बोन टेंडरनेस पॉसिबल फ्रैक्चर, क्या होगा आगे जाके फ्रैक्चर की वजह से भी पेन हो सकता है। डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू बॉडी लेग्स एंड बेंडिंग गेट एंड स्पाइनल डिफॉल्ट, क्या होगा बॉडी इमेज डिस्टर्ब हो जाएगी, इमेज जैसे वो लगेगा उसको लेग्स वगैरह टेनिटी हो रहे हैं, उसके बेंडिंग हो रही है, तो स्पाइनल डिफॉर्मिटी है, तो उसकी वजह से उसको डिस्टर्ब बॉडी इमेज, ठीक है। किस डेफिशिएंट नॉलेज अबाउट द डिजीज प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट, उसको नॉलेज नहीं है कि किसके बारे में, रिलेटेड टू ट्रीटमेंट और डिजीज कंडीशन के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे, सॉरी चलिए ठीक है ना, आपको ये हो गया। नेक्स्ट आपको कल हम पैगेट डिजीज पढ़ाएंगे। ओके बाय, थैंक यू।